हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कैसे आप सब? आप देख रहे हैं जेके एस बी 614 एंड दिस इज आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, आज से जो हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है जिन्होंने जेकेपी बॉर्डर बटालियन के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या जिन्होंने जेके एसएसबी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि आपका जेकेपी बॉर्डर बटालियन का एग्जाम हो या आपके जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वहां पे आपको इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, बुक्स एंड ऑथर्स, सपोर्ट्स, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सेक्शंस हैं, इनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम यही जो सेक्शंस हैं जनरल नॉलेज के, वो हम कवर करेंगे। इसका हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं और हम साथ में यहाँ पे एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज भी हम आपको दे रहे हैं, आप खुद देखोगे राइट आंसर इनका क्या है, ठीक। उसके बाद देखिए, मानो आप ये यहाँ पे आपके लिए मैंने एमसीक्यू लिखा है, आपने अगर इसका राइट आंसर चुना, अभी मत देखिए, अभी आप मत देखिए, ठीक है, बाद में देखना। देखिए, अगर आपने मतलब राइट आंसर चूज किया, फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे स्किप यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूं। देखिए, अगर आपने राइट आंसर चूज किया, ठीक है, उसके बाद आप स्किप करते हो, नहीं, स्किप नहीं करना है। मैं फिर आपको अगर ये या ये इनमें से कोई भी जो करेक्ट आंसर होगा ना, उसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। और दूसरी बात, जो आपके ये फिर बाकी ऑप्शंस रहते हैं ना, इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपको एमसीक्यूज कवर होंगे, ठीक है ना, एक तो आपको अपनी लेवल पता चलेगी क्योंकि आपको खुद ही राइट आंसर चूज करना है, और दूसरी बात, आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स आपको यहां पे मिलेंगे जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। ये जो सेशन है ये हमने पर्टिकुलरली जेकेपी बॉर्डर बटालियन के कैंडिडेट्स के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो मतलब जल्दी होने वाला है, अगस्त में होने वाला है, पता नहीं 29 अगस्त को है या 30 को है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 12 to 13 डेज में हम सारा ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड है, दैट इज हरापा वाज डिस्कवर्ड बाय, हरापा को किसने डिस्कवर किया था, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक क्वेश्चन है। हड़ापा भी इसी को कहते हैं, ठीक है ना, हड़ापा। हड़ापा वाज डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी, दयाराम सहनी, एस.आर. राव, जोहन मार्शल। किसने इसको डिस्कवर किया? शाबाश, जल्दी बताओ। अगर आपने पढ़ा, ठीक, नहीं पढ़ा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप ये फुल सीरीज देखोगे ना, फुल सेशन जब आप देखोगे ना, उसके बाद आप क्या होगे, फुली प्रिपेयर होंगे किसके लिए, अपने एग्जाम के लिए। चलो देखिए, इसका जो ऑप्शन है करेक्ट, दैट इज दयाराम सैनी, ठीक है ना, दयाराम सैनी ने हड़ापा को डिस्कवर किया। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दयाराम सैनी ने हड़प्पा को डिस्कवर कब किया, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, 1921, याद रखना, 1927 नहीं है, 1921 है, ठीक है, 1921 में उसने ये डिस्कवर किया, दयाराम सैनी ने हड़प्पा को 1921 में डिस्कवर किया। अब और एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ कि ये जो हड़प्पा सिटी थी या हड़प्पा टाउन था या हड़प्पा का जो रीजन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, ये किस बैंक पे थी, या ये किस रिवर के नजदीक थी, या ये किस रिवर बैंक पे थी? तो फिर आपका आंसर जो है ना, वो होना चाहिए रिवर रवि, ठीक है। हड़प्पा के बारे में 3 पॉइंट्स बोले, दयाराम सैनी, रवि और 1921, याद रहा ना। देखिए, अब यहां पे आर.डी. बनर्जी ऑप्शन में क्यों लिखा गया है? आर.डी. बनर्जी यहां ऑप्शन में क्या कर रहा है? जिसने ये इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक पढ़ा होगा उसने ये सारे नाम वहां पे देखे होंगे। आर.डी. बनर्जी कौन थे, क्या आपको पता है? आर.डी. बनर्जी वही शख्स हैं जिसने मोहनजोदारो क्या है, मोहनजोदारो भी इसी तरीके से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। मोहनजोदारो को डिस्कवर किया कब? 1922 में। और हड़प्पा का और एक पॉइंट आप याद रखोगे, हड़प्पा इज द फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट दैट वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सैनी। यानी कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कौन सी डिस्कवर की गई थी? वो थी हड़प्पा। जो सबसे पहले साइट डिस्कवर की गई थी वो कौन थी? हड़प्पा। किसने की? दयाराम सैनी, 1921 में। उसके बाद आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया 1922 में। और साथ में ये भी आप याद रखना, मोहनजोदारो का जो दूसरा नेम है दैट इज माउंट ऑफ डेड। क्या है? माउंट ऑफ डेड, याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेड भी। और साथ में ये भी याद रखना, इस तरीके से यहां पे भी और एक क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदारो जो है ऑन विच बैंक ऑफ रिवर इट वाज सिचुएटेड।
किस बैंक ऑफ रिवर पे? शाबाश, इट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ये था रवि के ऊपर और ये था किसके ऊपर, किसके नजदीक? ये इंडस के नजदीक था। हो गया, ये हो गया क्लियर। अब देखिए, हाँ हो गया, दयाराम सैनी का भी हो गया और आरती बनीर जी का भी हो गया। अब यहां पे और एक ऑप्शन मैंने लिखा था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आपको दिखाई दे रहा है ना, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है, जॉन मार्शल यहां पे ऑप्शन में क्यों है? जॉन मार्शल ने क्या किया? ये वही बंदा था जिसने आईवीसी टर्म को कॉइन किया। ही कॉइनेड द टर्म आईवीसी, दैट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पूरे एरिया को इसी ने नाम दिया था। किसने? जॉन मार्शल ने। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉन मार्शल। इसने इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों रखा? क्योंकि यहाँ की जो मतलब मैक्सिमम साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मैक्सिमम जो साइट्स थी वो इंडस के क्या थी? वो इंडस के आसपास थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम उसने रखा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नेम भी है, दैट इज हरापन सिविलाइजेशन, भी हम इसी को बोलते हैं। हरापन सिविलाइजेशन हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे जो पहली साइट थी डिस्कवर की गई वो थी हरापा, इसलिए फिर इसका नाम हरापन सिविलाइजेशन भी रखा गया। ठीक है, हो गया जॉन मार्शल का। अब देखिए एसआर राव कौन थे? एसआर राव एक ऐसा बंदा था जिसने एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट डिस्कवर की जिसका नाम था लोथल। ठीक है ना, लोथल। और ये लोथल जो है, लोथल कहां पे है? क्या आपको पता है? लोथल है हमारे गुजरात में। गुजरात, इंडिया का जो गुजरात है स्टेट, वहां पे लोथल है। ठीक है, और अगर ये पूछा गया अब आपको कि लोथल जो है, लोथल किस रिवर के नजदीक था? याद रखना, इट वाज ऑन बोगावा, बोगावा साबरमती। हो गया, बोगावा साबरमती। हो गए सारे पॉइंट्स क्लियर यहां के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां हम कहेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मानो ये है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी। यहाँ पे धोलावीरा भी है। हाँ, और एक याद रखना, धोलावीरा जो है ना, धोलावीरा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ये भी है। ये कहां पे? ये भी कहां पे है? गुजरात में। ठीक है, धोलावीरा, लोथल भी कहां पे है? गुजरात में। ये यहाँ पे लोथल भी है, हरापा भी है, मोहनजोदारो भी है। पूरा का ये जो एरिया है, पूरा जो एरिया है, ये इंडस वैली का है। ठीक, अब देखिए यहाँ का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन है? शाबाश, ये पूछा गया है। आलमगीरपुर, सुक्का गिंदर, मांडू, दयामाबाद। याद रखना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना, दैट इज आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। अगर आपसे पूछा गया अब सुक्का गिंदर कौन सा है? ठीक है, सुक्का गिंदर इट इज वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, सुक्का गिंदर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा गया कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन है? नॉर्दर्न मोस्ट इनमें से मांडू, मांडू या मांडा। याद रखना, मांडू या मांडा। ये कहां पे है? ये है जम्मू में, यानी कि JNK में, यानी कि इंडिया में। ठीक है, आलमगीरपुर कहां पे? ये है यूपी में, यानी कि इंडिया में। ठीक है, याद रखना, आलमगीरपुर कहां पे? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, इंडिया में। ठीक है, सुक्का गिंदर कहां पे? ये है हमारे सॉरी, ये इंडिया में नहीं, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, सुक्का गिंदर कहां पे? ये है पाकिस्तान में, और ये हमारे इंडिया में है। कौन? आलमगीरपुर हमारे इंडिया में है, जम्मू हमारे इंडिया में है। और जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दयामाबाद। दयामाबाद भी हमारे इंडिया में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र इंडिया में। और याद रखना, ये हमारे मुल्क में नहीं है। कौन? ये जो है ना सुक्का गिंदर, ये हमारे मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान में है सुक्का गिंदर, बलूचिस्तान साइड में है। ठीक हो गया ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज आलमगीरपुर, आपने देखा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए जल्दी, शाबाश, खुद आप देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आयरन मैन? ठीक है, आयरन मैन किसको कहा जाता है? जूम वाले शोर मत करो। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वाज, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज, सॉरी, इट इज नोन एज आयरन मैन, ये अलग था। ठीक है, Who among the following is known as Iron Man? शाबाश, कर देंगे, वो भी कर देंगे। ठीक है, वो भी कर देंगे, कोई बात नहीं। देखिए, Who among the following was known as Iron Man? आयरन मैन किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, दादा भाई नौरोजी को, या जवाहरलाल नेहरू को? जल्दी बताइए, शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आयरन मैन का, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एससी पटेल, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगर हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू को, हम क्या कहते थे? इट्स नाइट एंगल, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। नाइट एंगल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? शाबाश, सरोजिनी नायडू को। और दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? शाबाश, ग्रैंड ओल्ड मैन।
ग्रैंड ओल्ड मैन किसका नाम रखा गया था? दादाभाई नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू का क्या नाम था? शाबाश, पंडित जी। ठीक है। शास्त्री जी किसका नाम था? और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, शास्त्री जी किसका नाम रखा गया था? शाबाश, लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री। नोट करो जल्दी, शाबाश, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री का नाम रखा गया था। ठीक है। और चाहिए कुछ पॉइंट इसके रिलेटेड? दिस ग्रैंड ओल्ड मैन, दिस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, दिस आयरन मैन एंड दिस इज जवाहरलाल नेहरू। लोकमान्य किसको कहा जाता था? शाबाश, लोकमान्य, लोकमान्य, लोकमान्य किसको कहा जाता था? शाबाश, किसको बोला जाता था? बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। और कुछ रहा? लोकमान्य। ये जो सारे हैं ना, देखो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन मुझे ऐसे टिप पे है। ठीक है, हो गया। हमें ये कुछ नहीं देता है, पता है क्यों? क्योंकि हम तो खुद यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी खुद ही एक स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। ठीक है, आपके साथ ही पढ़ता हूँ। ठीक है, आपके एज का हूँ। ठीक, लेकिन वहां पे हमें इस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये जो है ना इस लेवल का हमें नहीं कुछ, मतलब हमारे भाई हाथ का खेल होता है। ठीक, अगर आप भी कोशिश करोगे ना, देखिए जब भी आप पढ़ाई करोगे ना, इस लेवल की पढ़ाई करो, ताकि आप को ये लेवल की जो है ना क्वेश्चन ये आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, और पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए ताकि जो आपके बाकी कोई आएगा ना, कोई फ्रेंड आएगा या कोई रिलेटिव आएगा, बोलेगा प्लीज मुझे पढ़ाओ, आप में उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, आप में उतनी नॉलेज होनी चाहिए, आप में उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको भी, मतलब क्या, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि ताकि आप उसको भी पढ़ा सको। ठीक है, सो नॉलेज गेन जितना हो सके उतना गेन करो। और भी कुछ बातें करनी थी जूम वालों के साथ तो कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं। आपका जो वीडियो है ये फिर लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाएगा। ठीक है, फिर आप शिकायत करोगे। Who made the following was known as में, ये तो हमने देखा। अब फोर्थ क्वेश्चन, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। जल्दी देखो कौन सा ऑप्शन है इसका? शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखे ना, ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 6 ही नहीं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूज़पेपर बाय शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, केसरी एंड मराठा, अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, बंगाल गजट। कौन सा था इसका जो करेक्ट ऑप्शन? दैट्स अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अगर आपसे अब ये पूछा गया जाएगा कि केसरी एंड मराठा ये किसने पब्लिश किया था? ये दोनों न्यूज़पेपर्स थे, केसरी एंड मराठा, किसने किया था? शाबाश, ये किया था केसरी एंड मराठा, किसने किया था? बीजी तिलक ने। अभी जो मैंने बोला लोकमान्य। ठीक है, वंदे मातरम किसने किया था? शाबाश, अरविंदो घोष ने, अरविंदो घोष ने इसको पब्लिश किया था। ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने पब्लिश किया था। और बंगाल गजट किसने किया था? शाबाश, जे.ए. हिकी ने, जे.ए. हिकी, HICKEY। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी, फोर्थ भी। अब हाँ, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी करो, शाबाश। ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड, ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड जो है ना, ये एक बुक है, ये किसने लिखी है? आपको उसका, उस ऑथर का नाम बताना है। शाबाश, जल्दी बताइए कौन सा है वो ऑथर? ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये एक बुक है। ठीक है, JL नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी। शाबाश, जल्दी बताओ, शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, होगा नहीं है। और अगर बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी है? शाबाश, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखी है? और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, शाबाश, किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने ये लिखी है। ठीक है, महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी का निकनेम क्या था? जिस तरीके से हमने देखा बीजी तिलक का लोकमान्य था, महात्मा गांधी का क्या था? बापू। बापू किसका था? शाबाश, महात्मा गांधी का ही निकनेम था। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसने लिखी है, उसने कुछ लिखी है और एक बुक लिखी है, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, शायद सम ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या सम ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री है, याद नहीं है मुझे, वर्ल्ड है बीच में नहीं, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। और कुछ कौन सी बुक इसने लिखी है? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय ने क्या लिखी है? शाबाश, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया भी एक बुक है जो किसने लिखी है? जो लिखी है लाला लाजपत राय ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी बुक लिखी है? शाबाश, इसने लिखी है आनंद मैथ, आनंद मैथ। छतरजी पढ़े, छतरजी पढ़े, एक ही बात है, आनंद मैथ इसने बुक लिखी है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइड लिखी है।
ठीक हो गया ये। अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हम किसको बोलते हैं? ये सारी के सारी प्लैनेट्स हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने प्लैनेट्स हैं टोटल में। 8। सोलर, हमारा सोलर सिस्टम जो है उसमें हम आते हैं 8 प्लैनेट्स, और कुछ और सन भी आता है, ठीक है ना। सन इज नोन एज द हेड ऑफ आवर सोलर फैमिली। ये कहा जाता है कि एक फैमिली है और सन इसका एक हेड है, ठीक। अब देखिए, अगर आपने ये जो इस वक्त मैं आपको पढ़ा होगा ना, अगर आपने ये दिमाग में एक बार बिठा दिया ना, तो फिर आपको बहुत सारे एमसीक्यू जो है ना वो इस ट्रिक के मदद से, इस ट्रिक की मदद से आपको उनको सॉल्व कर सकते। देखो देखिए ट्रिक क्या है। माई वेरी efficient mother just served us nuts. My very efficient mother just served us nuts. ठीक है, ये एक ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले आपका मरकरी आता है, मरकरी। दूसरे नंबर पे आपका वेनस, तीसरे नंबर पे आपका अर्थ, और चौथे नंबर पे आपका मार्स, पांचवें नंबर पे आपका आता है जुपिटर, 6 नंबर पे आपका आता है सैटर्न, 7वें नंबर पे आपका आता है यूरेनस, और लास्ट पे 8th जो है दैट इज नेपच्यून। एक ट्रिक है इसकी। अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं आपके। अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना, देखिए यहाँ पे मानो सन है, यहाँ पे जो सन है ना वो सेंटर में, और ये जो मरकरी है ना, ये सन है ना, सन के इर्द गिर्द ये सारे प्लैनेट जो है ना ये ऐसे घूमते हैं। मानो ये पहले वाला कौन है? मरकरी, दूसरा वाला है वेनस, तीसरा वाला है अर्थ, ठीक है, ऐसे ना। अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए इससे कितने क्वेश्चन, इससे कितने एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो सकते हैं। सन नियरेस्ट प्लैनेट टू सन कौन है? शाबाश, मरकरी। सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, वेनस। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, अर्थ, ठीक है। अर्थ के बाद कौन है? शाबाश, मार्स, है ना। मैंने आपको यहां पे बोला वेनस जो है इवनिंग स्टार भी, मॉर्निंग स्टार भी, एंड इट्स नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, है ना। अब आप ये बोलोगे, ये यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे वेनस है, इन दोनों में से ये भी तो नियरेस्ट हो सकता है, ये भी तो नियरेस्ट हो सकता है। आपने वेनस ही क्यों बोला? देखिए यहाँ पे जो इसके ऑर्बिट और इसके ऑर्बिट के बीच में जो स्पेस है ना वो कम है, देन जो अर्थ और मार्स के बीच में जो ये स्पेस है वो ज्यादा है। यानी कि ये वाली स्पेस ज्यादा है, ये वाली स्पेस कम है, इसीलिए नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ वो कौन है? वो वेनस है। यहां से आपको और एक जो फैक्ट है वो निकला, दैट इज अर्थ जो है, अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। अब वेनस के अलावा और कुछ है? देखिए वेनस, हाँ शाबाश, वेनस जो है ना अर्थ स्टीवन भी इसको बोलते हैं, वेनस को ही अर्थ स्टीवन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थ स्टीवन किसको बोलते हैं? वेनस को ही बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ स्टीवन, और इसका नाम क्या है? शाबाश। अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये जो 8 प्लैनेट्स है ना, इन 8 प्लैनेट्स में से जो सबसे ब्राइटेस्ट है प्लैनेट वो कौन है? वो भी कौन है? वो भी वेनस है, शाबाश। और क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट अगर है ना वो भी वेनस है, ठीक है, शाबाश। एक एक ऑप्शन, एक एक जो है मतलब ये पॉइंट जो है वो आपको कवर होता जा रहा है। वेनस, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ स्टीवन, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट। देखिए इससे मतलब आपका सारा जो मतलब सारे जो पॉइंट्स है ना वेनस के रिलेटेड वो कवर हो गए। देखिए ये तो एक ही एमसीक्यू था लेकिन हमने तो इतने सारे किए, ठीक है। अब देखिए मार्स जो है ना, हाँ अब हम पहले देखेंगे अर्थ का। अर्थ की अगर हम बात करेंगे ना, अर्थ जो है इट इज डेंसेस्ट प्लैनेट, याद रखना अर्थ जो है इट इज डेंसेस्ट प्लैनेट। डेंसेस्ट प्लैनेट अगर कोई है वो हमारा अर्थ है, ठीक है ना। डेंसेस्ट यानी कि ज्यादा ये डेंस है, ठीक है। और एक बात, अर्थ जो है इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लू प्लैनेट। देखिए ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस है, ब्लू प्लैनेट अर्थ है। और मार्स जो है, मार्स रेड प्लैनेट है। क्या है? मार्स जो है, मार्स रेड प्लैनेट है। अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट है और मार्स को क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है? इट इज रेड प्लैनेट। अगर आप नेपच्यून की बात करेंगे, नेपच्यून जो है ना, नेपच्यून इट इज कोल्डेस्ट प्लैनेट। क्या है? कोल्डेस्ट प्लैनेट। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन है, वो हमारा नेपच्यून है। और नेपच्यून के रिलेटेड और एक पॉइंट आप नोट करो, नेपच्यून जो है इट इज फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। आप देख सकते हो नेपच्यून 8th नंबर पे आता है। इस तरीके से मार्स के बाद कौन आएगा? जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, ठीक है। नेपच्यून जो है इट इज फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखिए और एक बात याद रखना, यहां पे मैंने बोला था ना सन, मरकरी, वेनस, मार्स,
इसी तरीके से जुपिटर, सैटर्न वगैरह। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि वो कौन सा प्लैनेट है जिसको कम टाइम लगता है रेवोल्यूशन करने में, आपको पता है ना कि ये जो सारे यहाँ जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। सबसे कम टाइम किसको लगता है सन के इर्द गिर्द घूमने में? वो मरकरी को लगता है। उसके बाद अगर देखा जाए उससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है वेनस को, उससे ज्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है किसको? हमारे अर्थ को। अर्थ के बाद मार्स को ज्यादा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो मरकरी है ये इसके बहुत करीब है, इसलिए इसको कम टाइम लगता है। और इसके बाद वेनस को कम टाइम लगता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो फिर अर्थ को कम टाइम लगता है। इसी तरीके से अगर नेपच्यून को देखा जाए, नेपच्यून क्या है? इट इज फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम लगेगा किसमें? रेवोल्यूशन में। ठीक है, रेवोल्यूशन में इसको टाइम लगेगा। ठीक है, हो गया। कितने एमसीक्यूज हो गए? 6 नहीं, एमसीक्यूज नहीं हुए, हमने तो इतने सारे किए। शाबाश। नाउ डेफिनेट क्वेश्चन नंबर 7। असल में तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, असल में तो ये क्वेश्चन नंबर 101 होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स क्या फिर शिकायत करते हैं कि आपका जो वीडियो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। देखिए ये अगर वीडियो लॉन्ग ड्यूरेशन का बन रहा है ना, ये आपके लिए फायदा है, समझ लो ये आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपका पूरा रिवीजन हो सकता है और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे सारे मतलब यहाँ पे बस इतना ही करूंगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, और एक फैक्ट या 2 फैक्ट बताऊंगा, तो फिर ये तो वीडियो 10 मिनट का बनेगा। ठीक है, तो फिर हम तो 20 जो एमसीक्यूज हैं वो तो हम 10 मिनट में करेंगे। लेकिन देखिए फैक्टर्स आपको हर कोई फैक्ट जो है, हर एक जो पॉइंट है वो आपको कवर होना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज अगर वीडियो लॉन्ग ड्यूरेशन का बनेगा ना, आप ऐसा नहीं सोचना कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं देखूंगा। ठीक है, देखिए इंडिया जो है, इंडिया इज डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री। यहाँ पे ये कहा जाता है कि एरिया वाइज जो है, एरिया वाइज याद रखना है, यहाँ पे एरिया वाइज मैंने लिखा है। ठीक है, एरिया वाइज अगर हम देखेंगे ना, इंडिया इज डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री। क्या इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, 6th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री? यानी कि इंडिया इज डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे ना, इंडिया जो है इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। याद रखना, इंडिया जो है इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। हाँ, अगर आपसे ये कहा जाएगा कि इंडिया इज डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री, लेकिन पॉपुलेशन वाइज पूछा जाएगा, इंडिया इज डैश डैश पॉपुलस कंट्री, 3rd, 2nd, 6th, 7th कौन सा पॉपुलस? ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए अब यहाँ पे 7th लार्जेस्ट कंट्री मैंने आपको बोला। ठीक, अब हम ये देखेंगे इंडिया से जो बड़ी मतलब बाकी जो कंट्री जो है, जो इंडिया से मतलब एरिया में क्या है, दैट आर लार्जर देन इंडिया, वो कंट्रीज हम देखेंगे दैट आर लार्जर देन इंडिया। एक ट्रिक में बताऊंगा, बस ट्रिक के बेस पे आप याद रखना। ट्रिक है डियर फ्रेंड्स, RCCUBAI, दैट इज रकुबाई। ठीक है, याद रखना, आप जल्द जल्द में बताऊंगा। रकुबाई जो है ना, इससे आपसे मतलब और 2-3 फैक्टर्स आपको कवर होंगे। देखिए आर जो है ना, दैट इज रशिया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज वो कौन है, वो तो आपका रशिया है। चला ना पता आपको अब इस ट्रिक की मदद से। दूसरा जो अगर हम देखेंगे ना, दैट इज कनाडा। क्या है? कनाडा। और तीसरा जो है ना, दैट इज चाइना। ठीक, और ये जो यू है ना, यू यहाँ पे है यूएसए, और बी जो है, बी है ब्राजील। ठीक है, और ए जो है, ए है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और आई फिर हमारा इंडिया, प्यारा भारत हमारा इंडिया। ठीक है, अब देखिए आर है रशिया, सी है कनाडा, सी है चाइना, यू है यूएसए, बी है ब्राजील, ए है ऑस्ट्रेलिया, और आई है इंडिया। ठीक है, रखो भाई, ये एक ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, लेकिन जब यहाँ पे इसकी बारी आती है ना, ये वाली सीयू की बारी जब आती है, दैट इज चाइना और यूएसए की, याद रखना। आपको भी कैसे याद रहेगा, चाइना लार्जर है यूएसए, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसको आपको चेंज करना है। ठीक है ना, सबस्टिट्यूट करना है। यूएसए जो है ना, यूएसए को इस पोजीशन पे लाना है, चाइना को इस पोजीशन पे भेजना है। ठीक है, यूएसए ज्यादा पावरफुल है, चाइना है पावरफुल, सो आपको ऐसे याद रहेगा, यूएसए जो है ना वो 3rd लार्जेस्ट है और चाइना यहाँ पे 4th लार्जेस्ट है। ये ट्रिक जो है ना, ट्रिक आपको याद रखनी है। अब आपको समझ में आया ना मेरे कहने का मतलब क्या है? 1st लार्जेस्ट रशिया, 2nd लार्जेस्ट कनाडा, 3rd लार्जेस्ट चाइना नहीं है, 3rd लार्जेस्ट यूएसए है, और 4th लार्जेस्ट जो है दैट इज फिर 3rd लार्जेस्ट यूएसए, 4th लार्जेस्ट चाइना है, 5वां, 6वां और 7वां हो तो आपको पता ही है। ठीक है, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री।
अब देखिए थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन है, ये भी आपने देखा यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन है, ये यूएसए है। ठीक है, अब चाइना नहीं बोलना, ठीक है, अरे यार केप गिर गई। ठीक, अब सिक्स्थ लार्जेस्ट जो है ना, सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री कौन है, ये भी आपको यहाँ पे पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6, ऑस्ट्रेलिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखिए इंडिया इज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, ये तो हमने देखा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एरिया है ना, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, इंडिया का जो एरिया है दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का एरिया है। अगर देखा जाए, मानो ये पूरा वर्ल्ड का एरिया है, 100% है ना, ये 100% है एरिया है, मानो 100% एरिया मतलब पूरा वर्ल्ड है। ठीक, इसमें से इंडिया का कितना शेयर है, यानी कि इसमें से इंडिया जो है वो कितना एरिया कवर करता है, याद रखना डियर फ्रेंड्स, दैट इज 2.4%, यानी कि इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। ठीक, अब देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अभी करंटली प्रेजेंटली कितना मतलब इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता, और ये अभी सेंसस में भी तो नहीं आया, वो तो 2011 की सेंसस अभी है, 2021 में अभी कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंटली वो भी नहीं पता है। ठीक, अब देखिए लेकिन सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो है, लेकिन अगर 2011 के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया जो है इट कंप्राइज ऑफ 17.44% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100 पीपल है ना, उन 100 पीपल जो है उसमें से 17 to 18 आपको इंडियन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 17.44% पॉपुलेशन के हिसाब से, 2.4% इसका एरिया के हिसाब से। ठीक है, हो गया ये। फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन है पॉपुलेशन वाइज, अगर हम देखेंगे वो है चाइना। ठीक है, हो गया। डाउट बातें कहीं पे तो फिर बता देना, आज पहली क्लास में थोड़ा सा हो सकता है उधर इधर, तो क्योंकि स्टार्ट जो है ना, स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, जूम वालों को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए। इंडिया शेयर्स इट इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, यहां पे कौन सा ऑप्शन था, अरे यार लैपटॉप, कौन सा ऑप्शन था यहां पे, इंडिया शेयर्स इट इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। ठीक है, इंडिया जो है इट शेयर्स इट इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कौन सा, शाबाश, बांग्लादेश के साथ इंडिया लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना बॉर्डर इंडिया किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर, यानी कि नियर अबाउट 5000 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर चाइना की बात करेंगे हम, चाइना के साथ ही कितना शेयर करता है, शाबाश, हाँ चाइना के साथ कितना करता है, 3488 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कितना करता है, 106 किलोमीटर। देखिए अगर आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि इंडिया शेयर्स इट इज लीस्ट बॉर्डर विद, लीस्ट यानी कि कम, जो यहां पे तो ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, सबसे कम ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो करता है अफगानिस्तान के साथ, कितना शेयर करता है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। चाइना के साथ कितना शेयर करता है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितना शेयर करता है, शाबाश, अगर आपको याद होगा 3323 किलोमीटर ये शेयर करता है इसके साथ। ठीक है, हाँ अब और क्या रहता है, हाँ अगर हम नेपाल की बात करेंगे, नेपाल के साथ ये 1751 किलोमीटर शेयर करता है। ठीक है, देखिए आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि वहां पे पेपर जो है वो इजी लेवल का आता है, हाँ सच में इजी लेवल का ही आता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। ठीक है, इजी टू मीडियम लेवल का आ सकता है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो मीडियम लेवल का ही सिर्फ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस लेवल के, अगर इस लेवल का क्वेश्चन वहां पे पूछते हैं वो इस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं। इसलिए जो है ना, जो आप में से मतलब जीनियस होंगे ना, जो आप में से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे ना, वो इन फैक्ट्स को भी याद रखेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब आप आज के एग्जाम के लिए बस, जो नेक्स्ट आपको एग्जाम्स में भी अपेयर होना होगा, वहां पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। माना मैंने कि आज आपको बस इतना ही पूछा जाएगा, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश का भी आपने याद रखा, बस हो गया, और अफगानिस्तान का। बाकी जो एग्जाम्स है ना वहां पे भी आपको ये पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है जहां तक मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूं,
जेकेपी बॉर्डर बटालियन जो है ना, वहां पे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं बांग्लादेश। और ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाएगा कि कितना शेयर करता है, और लीस्ट का पूछा जा सकता है। इन ये जो बीच वाले हैं ना, पाकिस्तान है, चाइना है, या बाकी नेपाल रहता है 1751 किलोमीटर, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ ठीक है। अब और कौन सी कंट्री रहती है, शाबाश, म्यांमार। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर शेयर करती है, ठीक है। और अब कौन से रहते हैं, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में। हाँ, भूटान भी तो हमारा एक देश है, पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ 699 किलोमीटर ये शेयर करता है, ठीक है। हो गया चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान। मैं चेक भी करता हूं, शाबाश, भूटान भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भी है। हाँ चलो ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बारोड फ्रॉम विच कंट्री। शाबाश शाबाश, किस कंट्री से फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो बारो किया गया। आपको ये पता होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बारोड कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। बारोड कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब सेक्शंस वगैरह हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। ये जो प्रोविजंस है ना, ये किसी दूसरे कंट्री को देख के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए हैं, ठीक है। क्योंकि उस वक्त जो भीमराव अंबेडकर साहब थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो हमारे जैसे नहीं थे। उनकी जो अकल थी ना, उनका जो माइंड था वो बहुत ही मतलब जबरदस्त था, ठीक है। उसको मतलब उसने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनका हम देखेंगे वहां पे कैसी हुकूमत चल रही है, वहां पे कैसी गवर्नमेंट चल रही है, वहां पे कैसे लोगों को हुकूक दिए जा रहे हैं, वहां पे कैसे लोगों को राइट्स दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से फिर जब उसने क्या किया, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जब ये प्रोविजन आया, तो फिर उसने क्या कहा, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहां से हम बारो करेंगे। वो जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने फिर कहां से ये बारो किया, हमारे यूएसए से, दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक। अब देखिए क्या किया, फंडामेंटल राइट्स जो है कहां से बारो किए हैं, यूएसए से। इससे इस कंट्री से, यानी कि यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स को बारो किया है। यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इससे हमने और एक आइडिया भी बारो किया है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कंट्री में होना चाहिए। ये आइडिया हमने कहां से लाया है, ये भी हमने यूएसए से ही लाया है। और क्या किया है बारो, फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अब देखिए यूके की अगर हम बात करेंगे, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया है, याद रखना। ये जो है खतरनाक पॉइंट्स हैं, खतरनाक पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। बाइकैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाइकैमरल गवर्नमेंट जो है वो हमने बारो किया, इसका आइडिया हमने बारो किया यूके से, यानी कि इंग्लैंड से। दूसरा अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने कहां से लाया है, ये भी आइडिया भी हमने बारो किया है यूके से। और तीसरा अगर हम देखेंगे ना, बाइकैमरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ जो है ना, रूल ऑफ लॉ भी हमने कहां से बारो किया है, वो भी यूके से हमने बारो किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और का तो कुछ मत रहेगा। एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि आपका हर एक जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रिट्स और सिंगल सिटीजनशिप जो है, रिट्स और सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भी कहां से हमने लाए हैं, शाबाश, वो भी हमने यूके से ही बारो किया, इसका आइडिया भी। अब अगर हम बात करेंगे यूएसएसआर की, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल एक हो गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमें देती है, ठीक है। और दूसरा होता है, गवर्नमेंट नहीं देती है, कॉन्स्टिट्यूशन देती है, ठीक है। और दूसरा होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे कुछ फराइज होते हैं, ऐसे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हर एक सिटीजन जो होगा, जो हर एक शहरी जो होगा हिंदुस्तान का, उसको भी वो थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए आयरलैंड से हमने क्या निकाला है, शाबाश, डीपीएसपी। पता है आपको क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आयरलैंड से हमने और एक आइडिया भी बारो किया है, दैट इज आयरलैंड से हमने और क्या बारो किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, इनके प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वो हमने कहां से, ये आइडिया भी निकाला है हमने कहां से, आयरलैंड से, ठीक है। हो गया यहां तक।
अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, यहाँ पे हम फिलहाल बोलेंगे 10th क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हो। 10th क्वेश्चन जो है आपका, विच आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट नहीं है, हार्ट है, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट बता दूं कि ये जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये किसने इसको कहा। एक आर्टिकल है जिसका नाम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया, लेकिन किसने रखा, ये रखा डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, डॉक्टर भीम राय अंबेडकर ने रखा, ठीक है ना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने रखा। किस आर्टिकल को बी आर अंबेडकर ने कहा, इट्स हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शाबाश, दैट्स आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 हमें क्या कहता है, शाबाश, राइट टू मूव, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। नोट करो, नोट करो, आपको आर्टिकल्स ही पूछे जाएंगे, ठीक है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 26 में क्या कहलाता है, शाबाश, आर्टिकल 26 जो है ना, आर्टिकल 26 भी क्या कहता है, राइट टू मूव टू हाई कोर्ट। यहां पे ये नहीं है 226 है तो फिर सुप्रीम कोर्ट बनेगा, बड़ा वाला ही नहीं। 32 जो है दैट इज राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट। या इस आर्टिकल के अंडर, मतलब इस आर्टिकल को फॉलो करते हुए आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 226, इसके मुताबिक आप कहां जा सकते हो, अपनी हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर आप यहां हाई कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। अब आर्टिकल 21 क्या है, शाबाश, आर्टिकल 21 क्या है, दिस इज राइट टू पर्सनल लाइफ, राइट टू लिव, हाँ, राइट टू लाइफ है ये, एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 32 और 26 को हार्ट एंड सोल क्यों कहा गया, पता है क्यों, क्योंकि मतलब मतलब ये जो है ना, ये डिफेंस है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक डिफेंस है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किसी ने किए तो फिर इसके बाद तो मतलब आप चुप मत बैठ सकते हो, ठीक है। तो फिर वो तो आपको हर वक्त मतलब वायलेशन, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी वायलेशन होगी। इसलिए अंबेडकर साहब जो है उसने क्या कहा, हम 2 आर्टिकल्स रखते हैं जो डिफेंस करेंगे किसका, हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अब आर्टिकल 29 क्या है, शाबाश, प्रोटेक्शन, इट्स राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। ये भी एक फंडामेंटल राइट है और ये भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। हो गया ये भी। आज की इस वीडियो में हम अब इतना ही डिस्कस करेंगे। तो पहला दिन था, जहां पे भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, मैं आपको क्लियर करूंगा। स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल वगैरह नहीं करना, आप सिर्फ व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चंस क्या होंगे आपके वो आप भेजना, ठीक है। तो और कमेंट में साथ में ये भी बताना कि एक आपका ये जो हमारा आज का लेक्चर है कैसा लगा, और दूसरी बात ये कि जहां पे भी आपको लगा ना कि मतलब मैं फास्ट चल रहा था या स्लो चल रहा था या फैक्ट ज्यादा बोले जितने मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, और ये सब चीज आप बताना, ठीक है ना, ताकि जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा ना उसमें मैं थोड़ा सा जो आपकी जो शिकायत है ना उसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। देखिए फैक्ट ज्यादा बोलने हैं या कम बोलने, ये जरूर बताना, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।